जब मैं मुश्किलों से डरा जब मैं मुश्किलों से डरा, मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, कि मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी, तो क्लास 10th की बायोलॉजी में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ चुका है डियर स्टूडेंट? अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस फर्स्ट को अच्छे से पढ़ा, सेकंड को भी पढ़ा, थर्ड को भी पढ़ा। तो आई होप आपने लाइफ प्रोसेस थर्ड तक पूरा पढ़ चुका है। लाइफ प्रोसेस थर्ड में फर्स्ट में हमने डाइजेशन सिस्टम पूरा न्यूट्रिशन वाला पोर्शन कवर अप करा। देन सेकंड में हमने देखा कि इस तरीके से रिस्पायरेशन के प्रोसेस को काफी डिटेल में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में रिस्पायरेशन। थर्ड में हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट, थर्ड में हमने ये देखा कि किस तरीके से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट कैसे काम कर रहा था। काफी डिटेल में, काफी देर तक हम एक एक लेक्चर डियर स्टूडेंट काफी 10 से पढ़ रहे हैं थे। तो आई होप आपको डियर स्टूडेंट काफी डिटेल में चीजें समझ में आई होंगी। तब भी अगर कोई डाउट्स वगैरह आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन, यानी कि अपना लाइफ प्रोसेस फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस फोर्थ के बारे में। ध्यान से देखेंगे, अब वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ध्यान से देखेंगे, लाइफ प्रोसेस फोर्थ यानी कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का यानी कि मानव कार्यकी का देखें तो हाई स्कूल का ये लास्ट टॉपिक बचता है, लाइफ प्रोसेस फोर्थ। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में हम पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर क्या पढ़ लेंगे? उसके बाद हम पढ़ लेंगे रिप्रोडक्शन प्लांट एंड एनिमल पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे डियर स्टूडेंट? जेनेटिक्स पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हमारा मतलब बायोलॉजी जो होगा हाई स्कूल का समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना। तो समझ पा रहे हैं? तो आपको चीजों को काफी शिद्दत से पढ़ना है, एक एक चीजों को काफी डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। तो लाइफ प्रोसेस फोर्थ की बात हम कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या जानना है? लाइफ प्रोसेस फोर्थ के अंतर्गत एक्सक्रीशन के बारे में। ध्यान से देखेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में आपको डियर स्टूडेंट पढ़ना है। हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन का मतलब हम जानते हैं। पहला हेडिंग यानी कि हम बनाते हैं एक्सक्रीशन कहते किसे हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सक्रीशन क्या होता है? उत्सर्जन किसे कहते हैं? पहली बात इसकी बात करें, उत्सर्जन क्या होता है? शायद माइक लगाने पे आपको आवाज फटी हुई आ रही होगी, तो माइक एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, माइक निकाला, तब देखिए आपको आवाज किस तरीके से मिल पाएगी। हाँ या ना? कुछ स्टूडेंट बोलते भी हैं कि आवाज ठीक से नहीं आती है, तो इस वजह से क्या ही मतलब निकलेगा डियर स्टूडेंट, जब आवाज ही नहीं आएगी आपको सही से। आवाज ही सब कुछ है, तो अगर आपको आवाज नहीं मिल पाएगी तो इसको हम हटा के एक बार बनाते हैं, देखते हैं कैसे आपको क्या मिलता है आवाज। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन के बारे में, तो हम बात करते हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। जब भी बात होगी उत्सर्जन की, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ, ध्यान देना, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी उसी को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। हाँ या ना? यानी कि नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ का मतलब समझ पा रहे हो? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ का मतलब शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगी जिसमें नाइट्रोजन शामिल रहेगा, समझ पा रहे हो? उसको हम बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी, वो सब जो हम बाहर निकालेंगे उसी को बोलेंगे उत्सर्जन डियर स्टूडेंट, उसी को बोलेंगे एक्सक्रीशन। हाँ या ना? यानी कि सिंपल सी बात है, जब भी उत्सर्जन की डिफिनीशन की बात करेंगे, यानी कि हमने जो भी चीजें खाया, जो भी हमने चीजें खाया यानी कि न्यूट्रिशन में लिया, पोषण में लिया। अब पोषण में हमने क्या लिया था भाई? समझ पा रहे हो? पोषण में हमने क्या लिया था? पोषण में हमने काफी अच्छी चीजें ली थी। हाँ या ना? जो भी चीजें हमने खाई उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जो भी, समझ पा, अपचित ऐसा भोजन के मतलब कुछ भी पदार्थ जो अपचित, जो पच नहीं पाए, वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, समझ पा, जो भी फालतू चीज कुल मिलाकर के जो भी फालतू चीज तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगी, वो सब क्या होगा? वो प्रक्रिया क्या होगी? निकलने वाली जो प्रोसेस होगी उसे बोलते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। डियर स्टूडेंट, समझ पा रहे हो? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ शरीर से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है उत्सर्जन कहलाती है। लिख लेना, यहाँ डिफिनीशन में हम जरूर लगाते हैं क्या? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर
निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? उत्सर्जन उत्सर्जन कहते हैं। हाँ ना, सिंपल सी एकदम प्रोसेस है। एक्सक्रीशन की जब बात करते हैं तो जो भी फालतू प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट, समझ पा रहे हो, ऐसे पदार्थ जिनका हमारे शरीर में कोई यूज ही नहीं है, कोई उपयोग नहीं, फालतू पड़े हैं, इनको बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि बॉडी खुद ब खुद उसको बाहर रिलीज करती है। किस प्रोसेस के द्वारा? उत्सर्जन प्रोसेस द्वारा। हाँ या ना? और जो अंग निकालते हैं इसको, जो ऑर्गन्स इस एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को यानी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। हाँ या ना? जैसे एकदम सिंपल सी अगर एग्जांपल लें तो एकदम सिंपल से एग्जांपल, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो उसमें कुछ बच्चे जो हैं बहुत बदमाशी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्लास से जो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। हाँ या ना? अब जो बच्चे होंगे उनको जब बाहर निकाल रहे हैं तो वो क्या है? उनको हम उत्सर्जित कर दिए, उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया हो गई, उसको एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ पा रहे? उत्सर्जी पदार्थ क्लास से बाहर चले गए। अब हम क्या किए? हमने उनको बाहर निकाला। हमें नहीं निकाला तो हम क्या हो जाएंगे? उत्सर्जी अंग हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? उत्सर्जी अंग के द्वारा हमेशा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है। एकदम सिंपल सा, क्लियर। आई होप इससे आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। चीजें को समझाने के लिए आपको हमने एग्जांपल ये बताया। तो सिंपल सी प्रक्रिया उत्सर्जन का मतलब कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने क्यों नाइट्रोजन युक्त ही लगाया, क्यों हमने नाइट्रोजन लिखा? सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब क्या है, क्यों हमने नाइट्रोजन लिखा? पहली बात, आपको पता है, आप अधिकतर बात करें तो जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकालते हो कुल मिलाकर के, मतलब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा देखी जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा, जैसे सिंपल सी बात है, जब आप यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हो तो यूरिन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अरे हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है नाइट्रोजन? यूरिन में आपके क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन रिलीज होता है, इस वजह से नाइट्रोजन युक्त हमेशा लिखते हैं। समझ पा रहे हो? नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ शरीर से जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। यानी कि सिंपल सी कहानी होती है, जैसे आपको पता भी होगा, समझ पा रहे हो, यूरिया जो आप बाहर निकालते हो, यूरिया एक्चुअल कहाँ से आता है? एकदम सिंपल सी बात है, कहाँ से आता है? समझ पा रहे हो? लीवर। लीवर जो होता है वो अमोनिया को किसमें बदलता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो कि बहुत ही जरूरी काम आपका लीवर कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? इतना विषैला पदार्थ अमोनिया, अगर अगर इतने विषैले पदार्थ को यकृत, अगर उस विषैले पदार्थ को यकृत जो है अमोनिया को लिया है, अगर अमोनिया को अमोनिया में ही रहने देगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी लीवर के लेवल पर। जिस वजह से क्या करना पड़ता है, उस अमोनिया को उसको यूरिया में बदलना होता है। समझ पा रहे हो? उसको ऑर्निथिन साइकिल के मदद से, समझ, क्लास 11 की में जाएंगे, काफी डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। जिस वजह से उसको क्या बदला जाता है, किसमें बदला जाता है? यानी कि अमोनिया को यूरिया में फाइनली बदल करके फिर उसको किडनी के पास भेज दिया जाता है, और फाइनली किडनी क्या करता है? उसको एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में यूरिया को बाहर निकाल देता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तुम सिंपल सा बताओ। कुल मिलाकर के नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ शरीर से जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे डियर स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? उसको हम उत्सर्जन बोलेंगे। हाँ या ना? एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। आगे हम बढ़ जाते हैं इस टॉपिक में, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आगे हम क्या बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि आगे एग्जाम्पल इसका क्या है। एकदम सिंपल सी बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे आपको ये भी पता होगा उत्सर्जन की जो प्रक्रिया को कहते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित होते हैं। एकदम सिंपल सी बात करें, अगर उत्सर्जी पदार्थ की बात करें, किस रूप में उत्सर्जित होते, किस रूप में बाहर निकलते हैं, तो आपको पता होगा गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। हाँ या ना? गैस के रूप में बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलते हैं। उसके अलावा ठोस पदार्थ के रूप में आपके उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, यानी बाहर उत्सर्जित होते हैं, बाहर उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। कुल मिलाकर उस, समझ पा रहे हो, गैस के रूप में उत्सर्जित होंगे, तरल पदार्थ के रूप में, ठोस के रूप में। समझ पा रहे हैं? अब आपको लग रहा होगा गैस के रूप में आखिर क्या उत्सर्जित करते हैं? अरे भाई सिंपल सी बात है, फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? इसकी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालता है ना, CO2, जहरीली गैस जिसका कोई उपयोग ही नहीं है।
वो क्या करता है, फेफड़ा बाहर निकालता है वो गैस के रूप में, वो भी तो एक उत्सर्जी पदार्थ है। अरे भाई हाँ या ना, सिंपल सी बात है। गैस के रूप में कौन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन निकाला, फेफड़ा। सिंपल सी बात रही, जिसको हमने गैसीय एक्सचेंज में पढ़ा है अच्छे से। गैसीय एक्सचेंज यानी गैसीय विनिमय जिसको बोला जा रहा था, सिंपल सी बात है। आगे हम बात करते हैं तरल पदार्थ के रूप में हमने क्या निकालते हैं। सिंपल सी बात है, तरल पदार्थ के रूप में हम क्या निकाल सकते हैं, यूरिन निकाल सकते हैं, पसीना निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो होंगी तरल पदार्थ के रूप में रिलीज होंगी। सिंपल सी बात है। ठोस पदार्थ के रूप में समझ पा रहे हो, फीकल मैटर वगैरह हम रिलीज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो। ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप, इस तरीके से ये जो होते हैं आपके गैस, ठोस, तरल पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बाहर रिलीज किए जाते हैं। सिंपल सी बात है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं बाहर रूप में उत्सर्जित होते हैं। सिंपल सी बात है। यानी कि उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित होते हैं, तो याद रखेंगे ना, ठोस के रूप में, ठोस के रूप में, इसके अलावा तरल पदार्थ के रूप में, इसके अलावा सिंपल सी बात है किस रूप में उत्सर्जित होते हैं, किस रूप में, गैस के रूप में। हाँ है ना। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, इसके आखिर उदाहरण कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मिलाकर के कौन से ऑर्गन से, किस अंग से क्या उत्सर्जित होता है, एकदम सिंपल सी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, आपको डियर स्टूडेंट ये बात पता होगी कि त्वचा की अगर हम बात कर ले, ध्यान से देखना, एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें त्वचा की यानी कि स्किन की, अगर हम बात करें स्किन की, तो स्किन से क्या चीज उत्सर्जित होता है, खुद आप बताओ क्या चीज निकलता है स्किन से बाहर, त्वचा से क्या निकलता है, अरे भाई पसीना निकलता है ना, पसीना रिलीज होता है स्किन से, त्वचा से पसीना निकलता है। इसके अलावा सीबम निकलता है, लार, हाँ या ना, सीबम। इसके अलावा नमक भी रिलीज होता है, नमक भी बाहर निकलता है, हाँ या ना, नमक NaCl। अरे भाई जब पसीना को थोड़ा सा, समझ पा रहे हो, पसीना को जब चाटते हो आपको पता होगा कैसे लगता है, नमकीन लगता है ना, उसमें भी NaCl होता है, नमकीन यानी कि नमक। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। कुल मिलाकर के पसीना बाहर निकल रहा है, इसी से सीबम भी बाहर निकल रहा होता है। सिंपल सी बात है। सुबह सुबह सो के उठते हो तो लार कुछ मात्रा में बाहर रिलीज हुआ रहता है, कुछ लोगों को ज्यादा मात्रा में, समझ पा रहे हो कि नहीं, वो अलग अलग कंडीशन पे निर्भर करता है। तो वो क्या होता है आपका सीबम होता है, समझ पा रहे, सलाइवा सीबम के रूप में रिलीज होता है कुल मिलाकर के। उसके बाद नमक, कुल मिलाकर के कहाँ से रिलीज हो रहा है, तुम्हारे स्किन से यानी कि त्वचा वाले भाग से। कुल मिलाकर त्वचा वाले भाग से कौन से उत्सर्जित पदार्थ निकल रहा है, पसीना, सीबम, उसके बाद नमक निकलेगा डियर स्टूडेंट, हाँ या ना। एकदम सिंपल से, एकदम एक एक, एक उदाहरण हम एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं। पहली बात रही त्वचा की। उसके बाद अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, फेफड़ा की हम बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, फेफड़ा की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, फेफड़ा की अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, थोड़ा आपको तेज लग रहा होगा, क्यों तेज पढ़ा रहे हो, कि कुछ रीजन है डियर स्टूडेंट। अगर तेज नहीं पढ़ाएंगे तो आपको बहुत डिस्टरबेंस आ सकता है वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर, समझ पा रहे हैं, हमने माइक भी नहीं लगाया है तो वो म्यूजिक बज रहा है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, जिस वजह से थोड़ा स्पीड अप हो सकता है। लेकिन आपको एक एक चीज समझ में आएगा, गारंटी है, एक एक चीज समझ में आएगा। ध्यान से देखना, आपको कम समय में ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, ध्यान से देखना। कुल मिलाकर के जब फेफड़ा की बात करते हैं, यानी जिसको लंग्स बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो लंग्स जो होता है, जो फेफड़ा होता है, वो क्या करता है, किसका उत्सर्जन करता है, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का भी हमने बताया था, CO2 का, अरे भाई हाँ या ना, CO2 का उत्सर्जन करता है। उसके अलावा वाष्प का, किसका उत्सर्जन करता है डियर स्टूडेंट, वाष्प का, वेपर का, वाष्प बोल सकते हैं। उसके अलावा किसका उत्सर्जन कर सकता है, अरे भाई बलगम का उत्सर्जन करता है, हाँ ना, बलगम भी बाहर निकालते हो ना, CO2 तो बाहर निकाल ही रहे हो, सिंपल सी बात है। वाष्प कब बाहर निकालते हो, ठंडियों के दिनों में आप करते हो ना, ऐसे बोलते हो ना, हा हा, ऐसे फूकते हो, धुआं निकलता है, समझ पा रहे हो, वाष्प में निकलता है। अरे भाई निकलता है कि नहीं निकलता है, बचपन में जब आप खेलते थे शक्ति, अब हम शक्तिमान हो गए, मतलब फूक रहे थे ना, शक्ति वाला खेलते थे, शक्ति, तुमको शक्ति दे देते, हाँ पूरा शक्ति हमारा बाहर निकल जाएगा सुबह सुबह ना, पूरा शक्ति नहीं निकालते थे, वो क्या निकल जाता था, वाष्प में निकलता था। क्या निकलता था डियर स्टूडेंट, वाष्प कहाँ से आता था, फेफड़े से आता था। अरे हाँ या ना, बलगम, बलगम की जब बात करते हैं तो क्या होता है, समझ पा रहे हो, जब खिखार के मतलब एकदम पूरा खोखते हैं तो बलगम निकलता है ना, बलगमो कहाँ से निकलता है, फेफड़ों से निकलता है। एकदम सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान देना। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाष्प, उसके बाद बलगम कहाँ से निकल रहा है, फेफड़े के अंदर से निकल रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये दूसरा एग्जाम्पल रहा। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बात कर लेते हैं, वेरी मोस्ट बड़ी आंत की हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, किसकी बात कर लेते हैं, बड़ी आंत की बात कर लेते हैं। बड़ी आंत जिसको बोला जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, आपको पता होगा सब चीजें, आप इससे वाकिफ हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कोई नई चीज नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जिसको हम बड़ी आंत बोल रहे हैं। तो बड़ी आंत से क्या रिलीज होगा, सिंपल सी बात है, अनपचा भोजन, अनपचा
भोजन निकलेगा बाहर, सिंपल सी बात है। अनपचा भोजन, ऐसे भोजन जो पच नहीं है, जो अपचित हो, समझ पा रहे हो, जो नहीं पचाए गए हैं, जो अपचित हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से बाहर निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बढ़िया से क्या करना है, उनको बाहर रिलीज करना है, जिसको हम काइल बोलते हैं। इस भोजन को हम काइल के नाम से जानते हैं, लिख लेना क्या नाम देते हैं, इसको हम काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम काइल बोलते हैं। कुल मिलाकर के बढ़िया से अनपचा भोजन बाहर निकलता है, जिसको हम काइल नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम काइल नाम दे रहे हैं। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी कहानी है डियर स्टूडेंट। हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई थोड़ा तेज है तो उसको मैनेज करो, समझ पा रहे हो, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, लीवर यानी कि यकृत क्या करता है। ध्यान देना, यकृत किसका उत्सर्जन करता है, आपको पता होगा यकृत किसका उत्सर्जन करता है। अरे भाई इतना जहरीला पदार्थ हो, जो इतना खतरनाक पदार्थ, इतना विषैला पदार्थ, यानी अमोनिया को किसमें बदलता था, यूरिया में बदलता है। हाँ या ना, सिंपल सी बात है। कुल मिलाकर के क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। कौन करता है, आपका यकृत, यानी कि NH3 जो होता है अमोनिया को, यानी कि जो लीवर होता है, ये क्या करता है, अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदलता है। किस बदलता है, यूरिया में बदलता है। यूरिया मतलब NH2CO NH2, हाँ यार NH2CO NH2 में क्या करता है, आपका बदलता है, परिवर्तित करता है। कौन, यकृत अमोनिया को किसमें परिवर्तित कर रहा है, यूरिया में। यूरिया में क्या करता है, बदलता है, यानी कि परिवर्तित करता है, सिंपल सी बात है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वही यूरिया किसके पास भेजेगा, किसके पास भेजता है यूरिया को, किडनी के पास। जो किडनी क्या करता है, उस यूरिया को बाहर निकाल देता है, सिंपल सी बात है। पांचवा की बात करें तो पांचवा एग्जांपल क्या होगा, ब्रिक यानी किडनी। हाँ है ना, पांचवा एग्जांपल क्या होगा डियर स्टूडेंट, ब्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी। इसी के बारे में हमको डिटेल में आज पढ़ना भी है, यानी ब्रिक जिसको हम क्या बोला करते हैं, किडनी। और किडनी क्या करता है, सिंपल सी बात अभी हमने बताया, यूरिया का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यूरिया यानी कि पेशाब, पेशाब का क्या करेगा डियर स्टूडेंट, पेशाब का क्या करेगा, उत्सर्जन करता है। पेशाब का क्या करता है, उत्सर्जन, उत्सर्जन करता है। पता नहीं आपको नीचे दिखा दे रहा हो कि नहीं डियर स्टूडेंट, नीचे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिख लेंगे। कुल मिलाकर के मतलब कि यकृत क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया किस में बदलता है, यूरिया में बदलता है। और वही यूरिया किसके पास भेजता है, किडनी के पास, ब्रिक के पास। समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे हाँ या ना, सिंपल सी बात है। और किडनी क्या कर रहा है, उस यूरिया को बाहर रिलीज कर रहा है, उस यूरिया को बाहर निकाल रहा है, यानी यूरिया को बाहर निकाल रहा है, साथ के साथ पेशाब को भी बाहर निकाल रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, सिंपल सी बात है। और एक चीज उत्सर्जित करता है आपका किडनी, और किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग भी है। किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग, लिख लेना इंपॉर्टेंट है, मुख्य उत्सर्जी अंग। They are the main important excretory organs in the kidney. मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। हाँ या ना, आई होप डियर स्टूडेंट आप एक एक चीजों को फील करके समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से देखते हैं, हमने एकदम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आपका उत्सर्जन का मतलब कि समझ पा रहे, अवशिष्ट पदार्थ, जो भी फालतू पदार्थ यानी कि शरीर के बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। समझ पा रहे, ऐसे पदार्थ जिनका शरीर में कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है, उनको क्या करती है बॉडी, उसको बाहर रिलीज करती है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में। समझ पा रहे हो, अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की जो प्रक्रिया हो गई, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने देखा, त्वचा से क्या बाहर निकल रहा है, पसीना बाहर निकल रहा है, सीबम बाहर निकल रहा है, नमक बाहर निकल रहा है। इसके अलावा हमने फेफड़ा से देखा, फेफड़ा से CO2 निकला, वाष्प निकला, बलगम निकला। इसके अलावा बढ़िया से देखा तो बढ़िया से क्या निकला, अनपचा भोजन, जिसको हम काइल बोले। इसके बाद यकृत से क्या निकल रहा है, यकृत क्या कर रहा है, बहुत खतरनाक पदार्थ, बहुत विषैला पदार्थ, अमोनिया, यानी कि इसको बोला जा रहा है। अमोनिया को किस में बदलता है, सिंपल सी बात, यूरिया में बदलता है। और यूरिया को किसके पास भेज दे रहा है, सिंपल सी बात है, किसके पास भेज रहा है, किडनी के पास। और किडनी क्या कर रहा है, उस यूरिया को क्या कर रहा है, बाहर निकालेगा पेशाब के रूप में, सिंपल सी बात है। और किडनी जो है आपका मुख्य उत्सर्जी अंग, यानी कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि डियर स्टूडेंट आज उसी के बारे में हमको डिटेल में तक डिस्कस करना है। हाँ या ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। आई होप आपको एक एक चीजें काफी डिटेल में, काफी तक समझ में आ रही होंगी। तो डियर स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा मुख्य, जिसको बोल रहे हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको हम बोल रहे हैं किडनी, यानी कि हम किडनी के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, किडनी के बारे में। यानी कुल मिलाकर के अब हमारी जो चर्चा होने वाली है
वो किसके ऊपर, मुख्य उत्सर्जी अंग के ऊपर। डियर स्टूडेंट, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग के ऊपर, यानी कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ऊपर बात करते हैं। कुल मिलाकर के बात होगी हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे, जाएंगे नहीं छोड़ के। आपको एक चीज गारंटी है, आपको समझ में आएगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं मानव उत्सर्जी अंग, सिंपल सी बात है, मानव उत्सर्जी तंत्र जिसको बोल सकते हो ना। अरे भाई सिंपल सी बात है, मानव उत्सर्जी तंत्र है ना, मानव उत्सर्जन तंत्र भी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं इस टॉपिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमको पता है मानव उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है, सिंपल सी बात है। इसका हम फिगर थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, कहानी क्या होने वाली है, सिंपल सी बात। इसका डायग्राम थोड़ा सा फिगर के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। एकदम बेसिक से फिगर हम बनाएंगे, काफी तह तक बनाएंगे, तो साथ के साथ आपको भी बनाना है। ये हम बना रहे हैं क्या, आपका ये इस कलर से जो बना रहे हैं, आपको ब्लू थोड़ा सा कलर्स में, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपका वेन है, समझ पा रहे हो। वेन यानी कि सिरा है, उसी के जस्ट एकदम मतलब उसी से सट के क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे धमनी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये आपकी क्या है, आप धमनी है, सिंपल सी बात है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से इस धमनी से एक आर्टरी इस तरीके से गई है, धमनी से एक आर्टरी किसमें गई है, इस तरीके से तुम्हारे किडनी के अंदर। अरे भाई एकदम सरल फिगर है, एक एक फिगर इसमें एक एक चीजें बेसिक से एडवांस तक हम बताएंगे। आप घबराएंगे नहीं, चीजों को काफी डिटेल में आपको समझना है, आपको घबराना नहीं है, आप फिगर को काफी अच्छे से ड्रा करना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से इस तरीके से वेन से, हाँ है ना, वेन से किडनी में जाएगा इस तरीके से। ये देखो, दैट इज द लेफ्ट किडनीज एंड राइट किडनीज, हाँ है ना, ये देखो। अरे आया कि नहीं आया, एकदम सरल चित्र है, बना लेना आप, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सरल। कैसा होता है किडनी का शेप, बताओ कैसा होता है, बीन शेप का होता है ना, सेम के बीच के आकार का। आपको देख करके याद आ गया होगा, राजमा का याद है, तुम सेम के बीच, राजमा खाने का मन जिसको बोलते हैं ना, राजमा में भी बोलते हैं सेम का बीज, उसी के जैसा होता है, सिंपल सा बात करते हैं ना, उसी के जैसा होता है आपका किडनीज, हाँ है ना। और यहाँ से क्या निकला होता है, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से क्या निकला होता है, अरे भाई क्या निकला होता है, यूरेटर निकला होता है। क्या निकला होता है, यूरेटर, मूत्र वाहिनी जिसको कह सकते हैं। ये देखो, इसको हम और अच्छा बनाते हैं, तो हम फिगर आपको साथ के साथ बना रहे हैं, ताकि आपको फिगर बनाने में कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, आप भी फिगर साथ के साथ बनाएंगे। ये देखो, ये एकदम सिंपल फिगर। अरे बना रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, पहले बताओ। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा बनाना, साथ के साथ बनाना, हाँ या ना। देखो अब इसको कहाँ पे खोल दो, ब्लैडर में खोलो, यूरिनरी ब्लैडर में, सिंपल सा यूरिनरी ब्लैडर बना दो। ये देखो, थोड़ा अच्छा सा बनाओ यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो, अब आपको गाने का आवाज आ रहा होगा ना, इसी कारण हम तेज बोल रहे थे, डिस्टरबेंस होता है, चीजें आपको नहीं कम समझ में आती तो आप लास्ट में आप बोलते हो। तो ये देख रहे हो, इस तरीके से आपको बना लेना है ना। इस तरीके से क्या करना है आपको, आपने बनाना है। आप पेन से बनाएंगे तो काफी और अच्छा बनेगा। अरे भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम सिंपल फिगर है, हाँ है ना। ये देखो, ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिंपल सी बात है। आप बनाए कि नहीं, बना लो फटाक से, बना लो, अभी सबका नाम लिखते हैं। एकदम सिंपल फिगर है, कोई समझ पा रहे हो, कोई दिमाग लगाने वाली बात, एकदम सिंपल सा, एकदम समझ पा रहे हो। इस तरीके से आप फिगर बनाएंगे, सबका नाम लिखते हैं। पहली बात, यहाँ पर जो हमने रेड कलर से बनाया है,
ये जानते हो क्यों रेड कलर से बना है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, शुद्ध रुधिर आता है, और जिसको बोलते हैं रीनल, है ना, रीनल आर्टरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीनल आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और जो ब्लू कलर से बनाया है इसको रीनल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? रीनल वेन कहा करते हैं। अरे हाँ या ना? बिल्कुल हाँ या ना? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? ये इसका नाम क्या है? ये आपका क्या है? किडनी है। क्या है डियर स्टूडेंट? किडनी है। और यहाँ पर किडनी से ये जो गया है इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? यूरेटर कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो? यूरेटर। और यूरेटर किसमें खुल रहा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोला जा रहा है? यूरेनरी, यूरेनरी ब्लैडर, BLADDER, यूरेनरी ब्लैडर कह रहे हैं। और लास्ट में किसमें खुल रहा है? यूरेथ्रा में। किसमें खुल रहा है डियर स्टूडेंट? यूरेथ्रा में। ये आपका पूरा फिगर क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है डियर स्टूडेंट? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मानव सर्दी तंत्र। एकदम सिंपल सी बात है। अगर पेपर में आए तो फिगर ये बना देना। हिंदी बात करें तो इसको हिंदी में बोल रहे हैं क्या? इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? आपको पता है, इसको ब्रिक बोल रहे हैं, किडनी यानी कि वही ब्रिक। और यूटर को मूत्र वाहिनी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? मूत्र, मूत्र वाहिनी बोल सकते हैं। अरे भाई बोल सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो फटाक से। मूत्र वाहिनी इसको बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं क्या? समझ पा रहे हो? इसको बोल सकते हैं मूत्राशय बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना? इसको बोल सकते हैं मूत्राशय। मूत्राशय बोल सकते हैं कि नहीं? इसको मूत्राशय बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? मूत्र मार्ग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूत्र मार्ग बोल सकते हैं। देख लो, हिंदी भी हमने बता दिया। एकदम सिंपल सा फिगर है। ये क्या है? आपका पूरे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्रामेटिकली व्यू है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? एकदम सिंपल, एकदम जीरो लेवल से हम बात करते हैं। यहाँ पर दो किडनीज देख पा रहे हैं, दैट इज द राइट किडनीज एंड लेफ्ट किडनीज। राइट किडनीज थोड़ा सा झुका होता है। समझ पा रहे हो क्यों झुका होता है? क्योंकि लीवर वहां पे प्रेजेंट होता है, लीवर के दबाव के कारण। क्योंकि लीवर का जो राइट लोब होता है, जो दाहिना लोब होता है लीवर का, ध्यान से देखना। अगर आपको से कोई पूछता भी है ना कि क्यों राइट किडनी थोड़ा सा, समझ पा, झुका होता है, क्यों थोड़ा सा दबा होता है, कुल मिलाकर के लीवर का जो राइट लोब होता है, दायां पाली जो होता है लीवर का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसके कारण, समझ पा रहे हो, जिसके कारण राइट वाला किडनी थोड़ा सा झुका होता है। सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सरल है। समझ पा रहे हो? तो उसमें ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि खो जाना है कि क्यों दबा होता है, क्यों, सिंपल सी बात। लीवर का लोब बड़ा है। अब आप सोच रहे लीवर के पास कैसी किडनियां हैं? अरे भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है किडनी कहाँ होता है? किडनी यहाँ पे थोड़ी ना है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे नहीं है। ये तो थोरेसिक कैविटी इसको बोलते हैं। थोरेसिक मतलब सीने वाला भाग। समझ पा रहे हो कि नहीं? नीचे वाला भाग एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट वाले रीजन में आपका किडनी है। वो भी पेट वाले रीजन में, आगे की तरफ नहीं है। ऐसा मत सोचना डियर स्टूडेंट। आगे की तरफ तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है, पाचन तंत्र वाला पार्ट है ना, सारी छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब चीजें आपके आगे की तरफ है। किडनी जो है पीछे की तरफ है। समझ पा रहे हो? पीछे की तरफ यानी कि बाएं पृष्ठ के नीचे। समझ पा रहे हो कि उदर गुहा के बाएं पृष्ठ के नीचे, यानी कि पीछे भाग की तरफ। समझ पा, जहाँ पे लीवर प्रेजेंट होती है जस्ट नीचे की तरफ। समझ पा रहे हो कि आपको किडनीज प्रेजेंट होता है। एकदम सिंपल सी कहानी है। वही राइट लोब लीवर का बड़ा होता है, जिसके कारण, समझ पा रहे हो, किडनी थोड़ा सा झुका होता है, दाहिना वाला। एकदम सिंपल सी बात है। समझ पा रहे हो किडनी कहाँ पे उपस्थित होता है? एकदम, अगर डेप्थ में जानना चाहते हो तो जान लो, सिंपल सी बात है। ये आप क्या देख रहे हो? समझ पा रहे हो? स्पाइनल कार्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में आपको पता होगा, यहाँ पर समझ पा रहे हो, थोरेसिक रीजन, इसमें लंबर रीजन होता है, बहुत सारा पार्ट होता है रीढ़ की हड्डी में। तो लंबर रीजन यानी कि जो होता है, अब आप सोच रहे हो लंबर, लंबर क्या है? ये 11th में जाओगे तब चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। यानी कि ये हड्डी वाला पार्ट, जो रीढ़ की हड्डी है ना भैया, ये जो रीढ़ की हड्डी देख रहे हो ना, जो रीढ़ की हड्डी देख रहे हो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो लंबर रीजन होता है, जिसको बोलते हैं L12 से L13 के आसपास। समझ पा रहे हो कि नहीं? जहां पर किडनी प्रेजेंट होता है, यानी कि एक किडनी इस तरफ होता है, समझ पा रहे हो, किडनी राइट तरफ, एक किडनी इस तरीके से लेफ्ट तरफ होता है। एकदम सिंपल सी बात है। इस तरीके से आपका किडनी दो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एकदम। आप एग्जैक्ट, आपको लोकेशन हमने किडनी का बताया है, बिटवीन द लंबर रीजन, दैट इज द L12 to L3। समझ पा रहे हो? यानी कि
किडनी जो होता है, समझ पा रहे, मेरुदंड के लंबर वाले रीजन के, समझ पा रहे हो, L12 से लेकर के L12 से L13 के मध्य में क्या होता है, आपका किडनी प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, किडनी पाया जा रहा होता है। सिंपल सी बात है, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना चीज जानना है किडनी का लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। आई होप आपको ये चीज पता लगा हो, किडनी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे हमने बता रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि आप किडनीज में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। तो एकदम सिंपल सा सिस्टम हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या बनाया है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, रीनल वेन, और यहाँ पर हमने देख पा रहे हैं रीनल आर्टरी। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी होगा क्यों हमने रीनल वेन, रीनल आर्टरी। भाई सबसे पहली बात तो रीनल का मतलब क्या है, रीनल, व्हाट आर रीनल। भैया जहां पर रीनल शब्द लगे ना, तो सिंपल सा जानना, रीनल का मतलब होता है किडनी। क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिंपल सा, रीनल का मतलब क्या होता है, जान जाना तुरंत, रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी होता है, सिंपल सी बात है। अरे भाई जैसे आपको कार्डियक का मतलब पता है क्या होता है, कार्डियक का मतलब समझ, अरे फेफड़ा कहाँ से होता है भैया, कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट होता है ना, हृदय होता है ना, जैसे जब फेफड़े की बात करते हैं प्लूरल, प्लूरा मतलब फेफड़ा होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, वैसे सेम रीनल मतलब किडनीज है आपका, सिंपल सी बात है। अरे भाई हाँ है ना, समझ पा रहे हो नहीं, जैसे हिपैटिक का मतलब क्या होगा, लीवर होगा, सेम उसी के लिए हिपैटिक का मतलब लीवर, रीनल का मतलब किडनी, यूरिया का मतलब लंग्स, कार्डी का मतलब हार्ट। कई चीजों को आपने रिवाइज कर लिया, हाँ या ना, जानते रहो, बहुत जरूरी है। वही सेम चीज रीनल को हम किडनी बोलते हैं। अब रीनल वेन है और रीनल क्या है, आर्टरी है। आपको पता है आर्टरी में हमेशा कैसा खून बहता है, धमनी में कैसा खून बहता है, धमनी, धा से धमनी, धा से धनी, धनी यानी शुद्ध खून बहता है, सिंपल सी बात है, मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया है, समझ पा रहे, धमनी में शुद्ध खून बहता है। तो जब धमनी में शुद्ध खून बहता है, सिंपल सी बात है भैया, धमनी में शुद्ध खून बहता है तो शुद्ध खून यहाँ पे आता है ना, सिंपल सी बात है। और सीरा में कौन सा खून बहता है, अशुद्ध खून बहेगा, समझ पा रहे, इसको हमने अलग कलर से बनाया है, मतलब ब्लू कलर से बनाया है, जिसको हम बोलते हैं रीनल वेन, एकदम सिंपल सी बात है। ऐसा मत सोचना कि एकदम, समझ पा रहे, एकदम शुद्ध ही शुद्ध खून यहाँ पे आएगा, समझ पा रहे, यानी कि भैया ये सिंपल सा काम करता है कि ब्लड में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको छानने का काम करता है, मतलब रुधिर को छानता है, सिंपल सा काम करता है आपका किडनी, समझ पा रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, समझ पा रहे, रुधिर को फिल्टर करता है, खून को छानने का काम करता है, खून को छानता है। कैसे छानता है, क्यों छानता है, कैसे छानता है, इसके बारे में तक जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहो, तब जानोगे, आपको डिटेल में समझाया जाएगा, समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो, कहने का मतलब कि रीनल वेन से क्या होगा कि जो भी ब्लड होगा यहाँ पे आएगा। अब जो भी ब्लड, अच्छा वाला ब्लड, यानी कि समझ पा रहे हो, उसको फिर से भेजा जाएगा किसके जरिए, रीनल वेन के जरिए, फिर किसके पास जाएगा, हाँ या ना, किसके पास जाएगा, अरे बोलो किसके पास जाएगा, रीनल वेन के जरिए फिर ब्लड किसके पास जाएगा, छन्ने के बाद किसके पास जाएगा, अरे जाएगा किसके पास, हार्ट के पास ना जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। अब हार्ट के पास जाएगा कहाँ पे, सिंपल सी बात है, कहाँ कहाँ से होके जाएगा, लेफ्ट वाले पार्ट से जाएगा ना, दायां लिन, फिर दायां लिन से दायां नीले, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होना होगा उसको, तो वहां से जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये आएगा कहाँ से, रीनल वेन, यानी कि कहाँ से आया है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी कहाँ से आया है, ये हृदय इसको लेके आया है, सिंपल सी बात है, ये हार्ट से होकर आ रहा है आर्टरी, हाँ या ना, अयोटा, समझ पा रहे हो ना, अयोटा यानी कि धमनी वहां से आ रही है, यानी कि लेफ्ट वाले पोर्शन से, सिंपल सी बात है। तो आर्टरी यहाँ से आई, रीनल आर्टरी किडनी के पास आई, तो रीनल आर्टरी हमने बोला, फिर गई, समझ पा रहा है, रीनल वेन बोल दिया, एकदम सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो ब्लड्स आ रहे हैं, उन ब्लड का क्या हो रहा है, उन रुधिर का क्या हो रहा है, खून का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन होगा, सिंपल सी बात है, खून को छाना जाएगा, कैसे छाना जाएगा अभी देख रहे हैं, तो ये चीज है। आगे यहाँ पर किडनी देख रहे हैं, किडनी कितना होता है, 2 इन नंबर में होता है, सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसा होता है ये किडनी का शेप, आप जानते रहना किडनी का शेप कैसा होता है डियर स्टूडेंट, ये बीन शेप का होता है, समझ पा रहे हो, बीन शेप का मतलब कि, बीन शेप का मतलब कैसा होता है आपका, समझ पा रहे हो, सेम के बीच के आकार का, बीन शेप्ड का होता है, सिंपल सी बात है, आप इसको जानते रहेंगे एकदम, समझ पा रहे हो। आगे देखो, यही हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट किया आपस में, और यहाँ पर क्या है, यूरेटर है, जिसको मूत्रवाहिनी बोल रहे हैं, और मूत्रवाहिनी किसमें खुल रहा है,
मूत्राशय में, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो? जो भी छाना हुआ पदार्थ छानने के बाद किस में भेजा जाएगा, इसको मूत्रवाहिनी के जरिए इस तरीके से किस में भेज दिया जाएगा, मूत्राशय में, यानी कि जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हैं। समझ पा रहे हो? आगे चल करके मूत्राशय में जब यूरिन भर जाएगा, समझ पा रहे हो, तुम्हारा समझ रहे हो, तंत्र का तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम बेसिकली बात करें, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सेंट्रल नर्व सिस्टम, मोस्टली सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या कहेगा, सिंपल सी बात है, कहेगा कि यूरिन को बाहर निकालो। तब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, कंट्रैक्ट कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर जो होगा ये कंट्रैक्ट कर जाएगा, संकुचित हो जाएगा, जिससे यूरिन बाहर निकल जाएगा। किसके माध्यम से बाहर निकलेगा, यूरेथ्रा के माध्यम से। समझ पा रहे हो कि नहीं? मूत्र मार्ग जिसको बोल रहे हैं, उसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, आपका यूरिन बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से जानते रहना, क्या बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है। समझ पा रहे हो क्यों बाहर निकलता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है, मूत्राशय जो है, वो भर गया है। किससे भर गया है, यूरिन से, जिसको वेस्ट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, उसको बाहर रिलीज करना ही करना है किसी भी हालत में। समझ पा रहे हो? अगर नहीं रिलीज करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, जिसको समझ पा रहे हो, टाइम पे रिलीज करना पड़ता है, समय पर। समझ पा रहे हो कि नहीं? सीमित समय पर उसको बाहर निकालना ही पड़ता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो यूरिन ब्लैडर जो होता है आपस में समझ कंट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित होकर आराम से बाहर निकल जाएगा यूरिन। सिंपल सी बात है। आई होप आप इस डायग्राम को फील कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से सिंपल सी बात आपके लिए किडनीज के बारे में। थोड़ा सा हम किडनीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लेते हैं। समझ पा, साथ के साथ आप भी नोट करेंगे डियर फ्रेंड, किडनीज के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है। पहली बात तो इसको मुख्य उत्सर्जी अंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है, किडनी को क्या बोल रहे हैं, यानी कि जो आपका किडनीज है, इसको हम बोल रहे हैं, यानी कि जो किडनी हम पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो डियर स्टूडेंट, किडनी जिसको हम, समझ पा रहे हो, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, हिंदी में ब्रिक भी बोलते हैं, इसको गुर्दा भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, उर्दू में गुर्दा बोलते हैं, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हो, ये बात करते हैं। जो किडनी है, जो किडनी है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ये पहली बात तो क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। अरे हाँ या ना, आप भी नोट करो साथ के साथ, मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा किडनीज क्या है, समझ पा रहे हो, किडनीज क्या करता है, रक्त को, समझ पा रहे हो, रक्त को छानता है। क्या करता है, रक्त को छानता है, उसको फिल्टर करता है। समझ पा रहे हो, रक्त को छानता है। इसके अलावा शुद्धिकरण कौन करता है, इसका शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, समझ लो, खून को शुद्ध कर देता है। शुद्धिकरण कहाँ पे होता था, बोलो फटाक से, शुद्धिकरण कहाँ पे होता था, फेफड़े में। हमने पढ़ चुका है इसको, फेफड़े तो ऑक्सीजन, फेफड़ा वो ऑक्सीजन में मिला रहा था ना अल्वियोलाई के जरिए ऑक्सीजन, तो शुद्धिकरण तो वहां पर हुआ था। ये केवल छानने का काम करता है, इम्प्योरिटीज को बाहर रिलीज करता है। समझ पा रहे हो, जो भी अमोनिया को भेजा गया है यूरिया में कन्वर्ट करके, यूरिया ब्लड से खूनों तो भेजा है, अब यूरिया को बारवा निकालना है, क्योंकि यूरिया खतरनाक हवा है, यूरिया खतरनाक है, समझ, जहरीला पदार्थ है। अब उसको बाहर निकालना है, तो अगर उसको बाहर रिलीज करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर उसको बाहर निकालना है, रिलीज करना है, तो समझ पा रहे हो, उसको छानना पड़ेगा। और उसको छानना पड़ेगा तो छानता कौन है, किडनी छानता है। सिंपल सी बात है। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो किडनी क्या करेगा, उसको छानेगा। जबकि शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि पता लगा तुम सोच लिए कि किडनी क्या करता है, ऑक्सीजन मिला देता है, ऐसा नहीं है। समझ पा रहे, वहां पर अलग केस था। वहां पर समझ पा रहे, शुद्धिकरण जो हो रहा था, बेसिकली देखा जाए तो कहाँ पर होगा, तुम्हारे फेफड़े के अंदर होगा। ऑक्सीजन वहीं पर उसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा, ब्लड को डीऑक्सीजनेटर से ऑक्सीजनेटेड वहीं पर किया जाएगा। यहाँ पर केवल इतना किया जाता है, जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको छाना जाता है। कैसे छाना जाता है, अभी अच्छे से समझेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये चीज आप नोट कर लो फटाक से। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, पेशाब का निर्माण करता है, कुछ में पेशाब निर्माण होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि पेशाब बनाता है। समझ पा रहे हो ना, पेशाब का निर्माण करेगा, पेशाब का निर्माण करता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये करता है, यानी कि एसिड, समझ पा रहे हो कि नहीं, एसिड बेस, अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस, एसिड
बेस अम्ल क्षार के पीएच को, हाँ या ना, अम्ल क्षार के जो पीएच को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। पीएच को क्या करता है, समझ पा रहे हैं कि नियंत्रित करता है, लिख लेना, पीएच को नियंत्रित नियंत्रित करने का कार्य करता है, नियंत्रित करता है। समझ पा रहे हो नहीं, अम्ल और क्षार के पीएच को नियंत्रित करता है। कौन करता है, किडनी, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशाब का निर्माण भी करता है, अम्ल और क्षार के पीएच को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जहर को निष्क्रिय करता है, ध्यान देना, क्या करता है, इसके अलावा जहर को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। ध्यान से देखना, जहर को निष्क्रिय कर दिया, सोचो, जहरवा निष्क्रिय कर दिया, जहरवा अमोनियम निष्क्रिय कर दिया, यूरिया में उसको इनएक्टिव कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, लिख लेना जरूरी है। आगे बात करते हैं, किडनी की संख्या कितनी होती है, पता है आपको, एक दो किडनी की संख्या होती है, कितनी होती है, दो किडनी होती है। एक खास बात यह है, अगर किसी व्यक्ति में एक किडनी, समझ पा रहे हो कि नहीं, एक किडनी सपोज करो किसी की गड़बड़ है, किडनी किसी की मतलब सपोज करो दोनों किडनी खराब है, एक व्यक्ति ऐसा है जो स्वस्थ है जिसकी किडनी दोनों ठीक है, तो अपना वो एक किडनी उस व्यक्ति को दे सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, उसका भाई सगा संबंधी होना चाहिए तभी तो देगा, ऐसे थोड़ी ना है जिसको मन कहता है इसको दे देगा किडनी, तो अपना किडनी वो उसको दे देगा। तो एक किडनी से वो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। एक किडनी में पावर होगी कि वो, समझ पा रहे हो, उतना काम कर लेगा। एकदम सिंपल सी बात है, आप जानते रहना, थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन चीजें सिंपल है, हो जाएंगी। एक किडनी अकेले, समझ पा रहे हो कि नहीं, दो किडनी का काम कर सकता है, तो ये चीज जानते रहना जरूरी है। संख्या कितनी होती है, दो होती है। इसके अलावा एकदम सिंपल सी बात करते हैं, संख्या तो दो होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है किडनी, की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, कितना होता है लंबाई, 10 से 13 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 से 13 सेंटीमीटर के आसपास होता है। चौड़ाई कितनी होती है, ध्यान देना, यानी कि विड्थ कितना होता है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है किडनीज की, डायमीटर कितना होता है, सिंपल सी बात है, 2 से लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो कि नहीं, 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। उसके अलावा वेट इसका कितना होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा इसके वेट की बात करें, कितने वजन का होता है, वेट कितना होता है किडनी का, वजन यानी भार कितना होता है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। तो इसका भार एक्चुअल अगर आपको बताएं तो 140 से लगभग लगभग 150 ग्राम के आसपास, हाँ है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, 140 से 150 ग्राम के आसपास ईच किडनी, समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा मत समझना दोनों किडनी, एक किडनी का भार इतना होता है 140 से 150 ग्राम, दोनों को मिला दिया लगभग लगभग 300 ग्राम के आसपास, दोनों को मिलाने के बाद लगभग 300 ग्राम के आसपास आपका क्या होता है, किडनी का भार होता है, किडनी का वजनाई होता है। अरे दिख रहा है कि नहीं नीचे तक, अरे हाँ या ना, थोड़ा सा देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ है ना, हाँ डियर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो आई होप आप इसको नोट किए होंगे डियर स्टूडेंट। आप सिंपल सी बात है, हमने एक बार फिर से बता देते हैं, किडनी जो होता है मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ये रक्त को छानने का काम करता है, समझ पा रहे हो। इसके अलावा पेशाब का निर्माण करता है, अम्ल और क्षार के पीएच के लेवल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा इसकी लंबाई जो होती है 10 से 13 सेंटीमीटर होता है, इसकी चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो, समझ पा रहे हो कि जो भार होता है जिसको बोल रहे हैं वेट, इसका कितना होता है, समझ पा रहे हो, 150 से, समझ पा 140 से लगभग 150 ग्राम के आसपास, दोनों को मिला दिया जाए लगभग 300 ग्राम के आसपास। किडनी का क्या होगा आपका, हाँ या ना, किडनी का क्या होगा आपका, भार होगा, वजनाई होगी, एकदम सिंपल। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, फेल कर पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना, आप इसको नोट कर लेना, बहुत जरूरी है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे किडनी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो हम जानते हैं किडनीज की जो बाहरी झिल्ली होती है, समझ पा रहे हो कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर किडनी की, यहाँ पर जो बाहरी झिल्ली होती है, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ना, किडनी की बाहर की तरफ जो इसकी झिल्लियां है, ये किडनी की जो बाहरी झिल्ली होती है, इधर भी इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं, किडनी की जो बाहरी झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, उसका नाम क्या है, तो याद रखे रहना, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। डियर स्टूडेंट, किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम की बनी होती है। समझ पा रहे हो, किडनी की जो बाहरी झिल्ली होती है, लिख लेना, यानी कि जो किडनी है, समझ पा रहे हो कि नहीं, जो किडनी है इसकी जो बाहरी
झिल्ली होती है, बाहरी जो झिल्ली होती है, हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आप भी लिखें, आप भी नोट करें। झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम, ध्यान देना, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम होती है। क्या कहलाती है? पेरिटोनियम, पेरिटोनियम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। समझ पा रहे? याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। किडनी की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। अरे हाँ या ना? फेफड़े की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? बताओ कमेंट करके। और हृदय की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ये भी कमेंट करके बताओ। समझ पा रहे हो? हाइट की बाहरी झिल्ली को कमेंट करके बताना है, और फेफड़े की बाहरी झिल्ली क्या है ये भी कमेंट करके बताना है। और किडनी का तो पता चला, पक्का आपका कमेंट पढ़ेंगे जरूर, ये जरूर बताना है आपको। क्या बताना है? क्वेश्चन फिर से सुन लो ना। हार्ट की और लंग्स की बाहरी परत, उसकी मेम्ब्रेन क्या है? नाम बताओ कमेंट करके। सबको बताना है, एक एक स्टूडेंट को बताना है, कोई कोताही नहीं चलेगी, सबको बताना है। पक्का इंतजार करेंगे आपका कमेंट का। बाकी वेरी नाइस इस कमेंट मत करना, यही करना, उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो पक्का। डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम चीजें कर रहे हैं तो फर्ज बनता है हमको आपको कहने का, तो इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। समझ पा रहे हो? तो ये किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम की बनी होती है। एकदम सिंपल सी बात है, हाँ या ना? देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। कमेंट कर दो, दोबारा भूलोगे नहीं, पहली बात। एक चीज और समझ पा रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये चीज जानते रहना। इंपॉर्टेंट सिंपल सी बात है ना। बाहरी भाग किडनी का क्या कहलाता है, इसकी बात कर ले। किडनी का जो बाहरी भाग होता है, एकदम बाहर की तरफ, समझ पा रहे हो? किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं क्या? कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो किडनी का बाहरी भाग होता है इसको क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स, है ना? कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो इसका आंतरिक भाग होता है इसको क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। किडनी का आंतरिक जो भाग होगा इसे क्या बोलते हैं? मेडुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट? इसको मेडुला बोलेंगे। आंतरिक भाग मेडुला, बाहरी भाग कॉर्टेक्स होगा। सिंपल सी बात है। समझ? प्रवेश द्वार क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, जो प्रवेश द्वार होगा किडनी का, प्रवेश द्वार जो होता है इसको क्या बोलते हैं? रीनल, रीनल हाइलम बोलते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? रीनल हाइलम कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं? रीनल हाइलम, यानी कि जिसको बोला जा रहा है प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं इसको? प्रवेश द्वार जो होता है रीनल हाइलम होता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की इकाई को यानी किडनी की यूनिट को, जैसे बोलते हो ना जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, उसी तरीके से किडनी का किसकी इकाई है, मतलब किडनी की इकाई क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की इकाई किसे कहते हैं? तो याद रखे रहना, किडनी की इकाई क्या होती है? किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यही होती है छन्नी। समझ पा रहे हो कि नहीं? यही खून को छानती है, यही रक्त को फिल्टर करती है, यही रुधिर को फिल्टर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है लिख लेना। एक किडनी में लगभग लगभग देखा जाए तो 10 लाख के आसपास। समझ पा रहे हो? लगभग 10 लाख होता है एक किडनी में। कितना होता है? इसकी संख्या 10 लाख होता है। लिख लेना, दोनों को मिला के 20 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट, सोचो इतना ज्यादा। एक चुन्नू सा किडनी है, एक चुन्नू से किडनी में सोचो नेफ्रॉन की संख्या कितनी ज्यादा है। और यही नेफ्रॉन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर यही नेफ्रॉन नहीं होगा तो समझ पा रहे हो कि खून वून छन ही नहीं पाएगा, कोई काम ही नहीं होगा, जिससे क्या होगा? बहुत दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। तो आगे हम देखेंगे क्या परेशानी बढ़ेगी, क्या दिक्कत बढ़ेगी। एक एक चीज है, टेंशन मत लो, बहुत हम फील करके पढ़ने वाले हैं। समझ पा रहे? घबराना नहीं है डियर स्टूडेंट, आपको घबराना नहीं, लेक्चर भी छोड़ के नहीं जाना है। किडनी में हमने एक चीज नहीं बनाया है, अभी याद आ गया। किडनी में एक चीज हमने स्किप कर दिया है, टेंशन मत लो, कोई स्किप नहीं करेंगे, सब चीज पढ़ाते पढ़ाते याद आता रहेगा। समझ पा रहे हो? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? वो ग्लैंड वाला पार्ट है, लेकिन याद आ गया, इसको समझ लो। आपकी बुक में दिया रहेगा, नहीं तो आप गाना गाने लगोगे, बोलो एक चीज नहीं बना है किडनी में। देख लो यहाँ पे, ये देख रहे हो ना ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अधविरिक ग्रंथि। किडनी के ऊपर का पार्ट जो होता है, ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड जो होती है, उसको बोलते हैं अधिवृक ग्रंथि। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं अधिवृक ग्रंथि कहा जाता है। अधिवृक ग्रंथि का मतलब इसको समझ पा रहे? हिंदी में अधिवृक ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल, हाँ या ना? क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं
एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझा? राइट लेफ्ट दोनों किडनी के ऊपर की तरफ टोपी के जैसा होता है, हाँ है ना। एड्रिनल ग्लैंड आधिपरिक ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एड्रिनल ग्लैंड का, समझ पा रहे हो? आपके पोर्शन में हटा दिया गया ग्लैंड वाला पोर्शन, तो बात नहीं करते हैं उसके बारे में, बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसी क्षमता प्रोवाइड कर देता है, जो चीज आप नहीं कर पाते हो वो चीज आप करके दिखा देते हो, समझ पा रहे हो? अब आपको ऐसा कौन सा चीज हम नहीं कर पाते, वो चीज हम करके दिखा देते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपके अंदर जो जोश आता है ना एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनोकार्टिकोटाइस, एड्रिनोकार्टिकोटॉप, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज किए जाते हैं, एड्रिनोकार्टिको स्टेरॉइड, बहुत सारे हार्मोन्स उस टाइप के होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं इस एड्रिनल ग्लैंड से, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी इसके बारे में आपको हम बताएंगे, समझ पा रहे हो? बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपको, जैसे आप छत पर हैं, आपको छत से लटका दिया जाए, मतलब बहुत नीचे लटका, बहुत ऊपर आपको लटका दिया जाए, समझ पा रहे हो कि नहीं? आपके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता आ जाएगी ना, आपके अंदर समझ लो आपने कुछ भी नहीं खाया पिया है, आपके अंदर एकदम मतलब कि ऐसा लगेगा आप बहुत कमजोर हैं, लेकिन आपके अंदर उस समय जान बचाने के लिए इतनी ज्यादा आपको मतलब कि अपने जान की इतनी परवाह होगी आपको कि आप कैसे भी करके ऊपर चढ़ ही जाएंगे। आपके अंदर अपार क्षमता आ जाएगी, अपार शक्ति जिसको बोल सकते हैं, अपार शक्ति। वो शक्ति कहाँ से आई? अरे भाई इसको भी छोड़ दो, अब पता नहीं एग्जाम्पल को फील कर पा रहे हो कि नहीं। अगर सपोज करो शेर आ गया आपके पास, अब शेर आ गया, अब आप डरने लगे, अरे मत डरो भैया। अगर शेर आ गया ना, आप तो दूर से उसे डरोगे, लेकिन अगर आपके पास एक बार आएगा, आप भी एक बार उससे लड़ोगे, पक्का लड़ोगे, कितना भी आप डरते हो, एक बार उससे जरूर मुकाबला करने का प्रयास करोगे, समझ पा रहे हो? अगर वो आप जुनून ला दो ना अपने अंदर, शेर भी भाग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं है शेर के सामने जाओ, समझ पा रहे हो? क्योंकि हमारी क्षमता उतनी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन शेर भाई अपने आप में अलग ही बात है, समझ? शेर शेर ही है, समझ? उसके पास औजार है, पूरा सिस्टम है, लेकिन समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन हमारे अंदर ये क्षमता है चीजों को लड़ने के लिए, तो याद रखे रहना सब चीजें। थोड़ा बहुत आगे बात करते हैं। आई होप आप चीजों को डीरेक्ट में समझ पाए होंगे, एकदम सिंपल सी बात रही ना, समझ रहे हो? इसके अलावा इसमें बहुत कुछ चीजें नहीं है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यानी किडनी जो होता है कुल मिलाकर के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, इसको हमने बोला, और भाई बाकी पॉइंट के बारे में बोला। इसके अलावा हमने बात किया जो किडनी है, इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है पेरिटोनियम की बनी होती है, याद रखे रहना। किडनी की जो बाहरी भाग होता है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कैसा होता है कॉर्टेक्स? जरा सा हम इसको बना के दिखाते हैं। किडनी का बाहरी भाग यानी कॉर्टेक्स कैसा दिखाई देता है, इधर हम इसका फिगर भी बना देते हैं, सिंपल सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अरे हाँ या ना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, भागना मत, ध्यान से देखना। ऐसा मत सोचना कि लंबा वीडियो बन रहा है तो हम भाग जाएं। आपके लिए अगर हम बना रहे हैं, आपके लिए अगर इतना कर सकते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है माय डियर स्टूडेंट कि आप समझ पा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ये देखो, ये समझ पा रहे हो, ये किडनी से हमने एक किडनी बनाया है, थोड़ा और सुंदर बना देते हैं। आप कह रहे होंगे ये कौन सा किडनी है, ये देखो तो अब लग रहा है। अरे हाँ या ना, सिंपल सी बात करते हैं। देखो, ये देखो इसके अंदर इस तरीके का माय डियर स्टूडेंट मेडुला है, और यहाँ पे इस तरीके से समझ पा रहे, यूरेटर लगा है, रीनल आर्टरी आई है ना। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बाहर की तरफ, ये देख पा रहे हो ना, ये जो बाहर की तरफ देख पा रहे हो इसे पेरिटोनियम झिल्ली है इसका, और ये बाहर वाला रीजन यानी कि जो कहलाता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या इसको बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला भाग यानी कि उसको हमने इस रंग से बनाया है, इसी को बोलते हैं मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट, मेडुला कहते हैं। यूरेटर तो है ही, आपको पता है इसके बारे में। यानी किडनी का जो बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स कहलाता है, जो अंदर वाला भाग होता है मेडुला कहलाता है। और एक खास बात, इसी मेडुला वाले स्थान में, इसी मेडुला वाले रीजन में माय डियर स्टूडेंट क्या धसा होता है बहुत सारा, इसी मेडुला वाले रीजन में क्या होता है? नेफ्रॉन होते हैं, समझ पा रहे हो? जो कि हमने बताया एक किडनी में कितना होता है, ईच किडनी यानी कि एक किडनी की बात करें तो एक किडनी में कितना होता है, लगभग 10 लाख के आसपास, समझ पा रहे हो?
10 लाख क्या होता है आपका, नेफ्रॉन होता है, हाँ है ना। 10 लाख क्या होता है, नेफ्रॉन होता है एक किडनी में। समझ पा रहे हैं, याद रखे रहना, समझ पा रहे हो ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद प्रवेश द्वार का रीनल हाइलम, ये जो है हाइलम है, इसको रीनल हाइलम बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। अरे भैया रीनल हाइलम सिंपल सी बात है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन देख रहे हो, इसको रीनल हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लिख देते हैं रीनल हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल हाइलम। घबराने वाली बात नहीं है, एक एक चीज आपको बताया जाएगा, समझ पा रहे हैं। रीनल हाइलम, अंदर वाला मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। जहाँ से आया है, समझ पा रहे हो कि नहीं, जहाँ से यूरेटर वगैरह जुड़े हैं उसको बोलते हैं रीनल हाइलम। वहाँ पे रीनल कॉलम्स भी होते हैं बहुत सारे, आगे हम डिस्कस बहुत डिटेल में करने वाले हैं सब चीज़ों को। तो आई होप चीज़ें आप डिटेल में समझ पाए हमको डिटेल से। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, हाँ यार, नेफ्रॉन के बारे में। तो बात कर लेते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में, काफ़ी तब तक काफ़ी डिटेल में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर। डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कितना लंबा लेक्चर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कितना टाइम हो गया है, हाँ है ना, 56 मिनट के आसपास। तो आपको इसी में आपको चीज़ें बता दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ पा रहे हो ना डियर स्टूडेंट। आपके लिए अगर हम कर रहे हैं तो आपको लेक्चर को क्या करना है, सीन करना है पूरा, हाँ यार। तो देखते हैं हम क्या देखते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, एकदम सिंपल सी कहानी, समझ पा रहे हो। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर, यानी किडनीज के अंदर जो बहुत सारे, समझ पा रहे हो ना, स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जिसको हम नेफ्रॉन बोल रहे हैं, जो कि छाननी का काम करते हैं। चाय छन्नी जैसे होता है ना, छानते हो ना, उसी तरीके से। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत माइन्यूट होता है नेफ्रॉन। बात करें छन्नी से भी अच्छा छन्नी होता है, हमारे घर पे जो छन्नी होता है ना, उससे बेटर छन्नी होता है। कैसे बेटर छन्नी होता है, देखो बात कर लेते हैं। पहली बात तो फिगर इसका बना लेते हैं थोड़ा सा, आप भी साथ के साथ बना लेना, है ना, जरूरी है। और बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं क्यों भैया, नेफ्रॉन की फिगरवा में, नेफ्रॉन फिगरवा थोड़ा खतरनाक हुआ होता है। खतरनाक हुआ कुछ नहीं है, सिंपल हुआ है, थोड़ा सा देखो बस, एकदम सिंपल हुआ कर देंगे। ये देखो, ये एकदम सिंपल है भैया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे हाँ या ना, आप भी बनाएंगे साथ के साथ। अरे हाँ या ना, बना रहे हो कि नहीं, एकदम शांत हो गई, बन रहा है ना, हाँ बना लेना, बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हो। इस तरीके से आपको फिगर को क्या करना है, बना लेना है, एकदम अच्छे से बनाते हैं, समझ पा रहे हो। एक एक सीधा से फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट। ये देखो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये देखो, अरे बना कि नहीं बना भाई, बना, सिंपल सी बात है। नेफ्रॉन का फिगर आपका बन चुका है डियर स्टूडेंट, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हमने बनाया सेम ऐसे बनाना, इसी वजह से थोड़ा स्लो फिगर बना रहे हैं ताकि आप भी साथ के साथ हमारे बना सकें। एकदम माय डियर स्टूडेंट, एकदम साथ के साथ आपको बनाना है फिगर को। ये देखो, हम एक गुच्छे संरचना बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
ये देखो, ब्लड कैपिलरी का बहुत सारा एक गुच्छा होता है, शुरुआती वाला पार्ट, जिसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? ग्लोमेरुलस कहा करते हैं। पहली बात तो आने वाली नली जो रहती है इसको हम बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अफरेंट आर्टियोल कहते हैं। नाम सबका लिखना है, अफरेंट आर्टियोल। हाँ ना, घबराना नहीं है, इंग्लिश से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अफरेंट आर्टियोल, हाँ ना। इसको क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टियोल। क्या कहते हैं इसको? हम इफरेंट आर्टियोल कहते हैं, आर्टियोल कहते हैं, इफरेंट आर्टियोल। और यहाँ पर जो गुच्छे जैसी रचना, जो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज मिलकर के गुच्छे के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है माय डियर स्टूडेंट? इसका नाम क्या होता है? ग्लोमेरुलस हुआ करता है। बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको? यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहा करते हैं, ग्लोमेरुलस कहा करते हैं। हाँ ना, एकदम सिंपल सी बात है, ग्लोमेरुलस। इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है? इस तरीके से छन्नी लगा होता है, समझ पा रहे हो ना? यहीं पर होती है आपकी पोडोसाइट सेल होती है। पोडोसाइट को स्कैन होती है, पोडोसाइट सेल जिसको कहा करते हैं। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और ये कैप्सूल के जैसा दिख रहा होगा, हाँ है ना? इस कैप्सूल का नाम लिख लेते हैं। जो कैप्सूल के जैसा दिख रहा है, आप रिंच के जैसा बोल रहे होंगे, कैप्सूल के जैसा, रिंच के जैसा, जो भी ना, कैप्सूल के जैसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमेन, हाँ है ना? बोमेन कैप्सूल कहा करते हैं इसको। बोमेन संपुट हिंदी में कहा करते हैं, इंग्लिश में बोमेन कैप्सूल कहा करते हैं। क्या करते हैं इसको? हम बोमेन कैप्सूल कहा करते हैं। तो एकदम सिंपल, एक एक चीजें आपको हम समझ पर सीधा से थोड़ा स्लो आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एकदम बना लेना। समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल एकदम बना देना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना प्राण का ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड, प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, समझ पा रहे हो? प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, हाँ ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस वाले पोर्शन क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। इसको हम क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट? हाँ ना, इसको हम इधर दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग, हाँ ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। एकदम सरल, एकदम सिंपल शब्दों में आपको चीजें को बताया जा रहा है। और इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर इसको, यहाँ पे जो इस तरीके से टेढ़ा हुआ है, इसको डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसीटी, यानी कि जिसको डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहा करते हैं, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहा करते हैं। और लास्ट वाले भाग को, यानी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस तरीके से, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आपको पूरा चित्र बनाना है, एकदम बस बन गया आपका। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हो ना? इसके अलावा वासा रेक्टा भी बना सकते हो इस तरीके से, बहुत सारे वासा रेक्टा, समझ पा रहे हो? इस तरीके से बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आप अपने इस तरीके से
लपेटी हुई होती है, एकदम सिंपल सी बात है, इसको वासा रेक्टा कहते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मार्कर देखो सही से चल भी नहीं रहा है, इंक शायद समाप्त हो गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिगर किसका है? फिगर का नाम लिख लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना, हिंदी में लिखना, नेफ्रॉन की संरचना, किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संरचना, जिसको बोला जा रहा है क्या? दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी की संरचनात्मक इकाई जिसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? किडनी की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। एकदम सिंपल, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, यानी कि एक किडनी के अंदर, देखो पहले एकदम जीरो से हीरो बन जाओ। देखो कैसे बना देंगे, देखो पहले किडनी के अंदर इस तरीके से बहुत सारा आयन क्या था, बाहर की तरफ पेरिटोनियम झिल्ली थी, उसके बाद कॉर्टेक्स था, अंदर मेडुला था, मेडुला में बहुत सारा इस तरीके से क्या था, बहुत सारी, बहुत ज्यादा संख्या में लपेटा हुआ धागे के जैसा संरचना, और एक धागा दूसरे में, एक धागा दूसरे में, एक धागा दूसरे में, समझ पा रहे? एक धागा आपस में धागे जो है लपेटे हुए हैं, और टोटल मिलाकर के एक किडनी में कितना है? 10 लाख के आसपास। सोचो कितना ज्यादा अमाउंट में, आप इमेजिन करो कितना, 10 लाख मतलब समझ पा रहे हो ना, इतना ज्यादा संख्या में है। तो उसी 10 लाख में से हम चिमटी से किडनी को काट करके, हमने चिमटी से एक एक धागे को निकाल लिया। एकदम ध्यान से देखना, एक धागे को किडनी से हमने निकाल लिया, और उस धागे को हमने जूम करके देखा, एकदम जूम करके, एकदम जैसे तुम मोबाइलिए में जूम करते हो, एकदम जूम कर लेते हो ना अपना फोटो, ये एकदम एकदम जूम कर दिए, एकदम देखो, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे डिजिटल बोर्ड में जैसे जूम करते हैं, देखो एकदम व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बोर्ड बना दिया जा रहा है। आपका अगर मतलब समझ रहे आपका साथ अगर रहेगा, समझ पा रहे आप चाहोगे तो डिजिटल बोर्ड पक्का आएगा। समझ पा रहे हो ना, वो भी चीजें होंगी। अब देख ही रहे हो, एक माइक का व्यवस्था सही से हो ही नहीं पा रहा है, बहुत सारा दिक्कत। तो इतना महंगा माइक हमने लिया, आपको बताएं, फिर सही से नहीं काम कर पा रहा है, जिस तरीके से हम सोचे थे उस तरीके का नहीं हो पा रहा है काम इस माइक से। एक माइक इसका अभी देखें, अच्छा खासा माइक, अंबुजा का माइक, आहूजा का माइक जिसको बोलते हैं, आहूजा बहुत महंगा माइक आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा आहूजा का माइक। समझ पा रहे हो कि नहीं? वो भी सब चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे, समझ पा रहे हो? आप सबका सपोर्ट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, सपोर्ट होगा तो चीज़ें बहुत बड़ी होंगी। आपके लिए चीज़ें करना है पूरा, एकदम दिल से बता रहे हैं डियर फ्रेंड। देखो इधर, जो भी है इतने में खुशी रहो ना, आगे चीज़ें देखी जाएंगी। देखो, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, हमने शुरुआती अवस्था में देखा अफरेंट आर्टियोल। अब क्या होगा, एकदम इसका फंक्शन क्या है, क्या काम कर रहा है, हम ध्यान से देखेंगे एक एक चीज। अफरेंट आर्टियोल से क्या होगा, जो भी ब्लड होगा, समझ पा रहे, अफरेंट आर्टियोल से आना स्टार्ट होगा। अब ये अफरेंट आर्टियोल से आता है, आने के बाद क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर अफरेंट आर्टियोल से आता है, और आने के बाद क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर ग्लोमेरुलस में पहुंच जाता है। जो ग्लोमेरुलस है, यानी जिसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, अरे हाँ है ना, ये जो ग्लोमेरुलस होता है, एक बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का रुधिर, समझ पा रहे हो कि नहीं, रुधिर शिराओं का एक प्रकार का कुल मिलाकर गुच्छा होता है, जिसको ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बोल सकते हैं। इसमें से जो ब्लड पास होकर के आता है, इस तरीके से यहाँ पे जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं, इसी पोडोसाइट सेल के बीचों बीच जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, बोमेन कैप्सूल, यानी पूरा कैप्सूल के जैसा है, जिसको बोमेन कैप्सूल बोल रहे हैं, उसके ऊपर पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं। अब इसी पोडोसाइट में सिलिट पोर होता है। कुल मिलाकर के यही छन्नी की तरह काम करता है, छानता है। किसको छानता है, समझ पा रहे हो कि नहीं? जो जरूरी पदार्थ होता है उसको अंदर नहीं आने देता है, लेकिन तब भी आ जाता है। तब भी प्रोटीन वगैरह जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, समझ पा रहे हो नहीं, कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल ज्यादा बड़े होते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, तब भी प्रोटीन वगैरह आ जाते हैं। समझ पा रहे हो नहीं? सबको छान देता है, सभी यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब कि जो भी जरूरी चीजें रहेंगी, समझ पा रहे हो नहीं, सोडियम पोटेशियम, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सब इसमें आ जाते हैं। सोचो, सब इसमें आ जा रहा है, सोडियम भी आ जा रहा है, पोटेशियम भी जा रहा है, समझ पा रहे हो नहीं, ग्लूकोज भी आ जा रहा है। इसके अलावा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम प्रोटीन बोला जा रहा है, प्रोटीन भी इसमें आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं, कुछ ही पार्ट केवल छन रहा है,
से छानने के बाद इसमें आ गया, किसमें आ गया, बोमेन कैप्सूल में। अब बोमेन कैप्सूल से होते हुए किसमें जाएगा, पीसीटी में जाएगा, किसमें जाएगा, पीसीटी, जिसको प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। अब क्या होगा, इसी पीसीटी में क्या होगा, यहीं से एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो ग्लूकोज होंगे, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे, सब क्या किए जाएंगे, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, सबको एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर समझ पा रहे हो नहीं, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ग्लूकोज वगैरह रहेंगे यहाँ पर एब्जॉर्ब होना पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होना की प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि सभी एब्जॉर्ब हो जाएगा पीसीटी में ही, समझ पा रहे हो, कुछ आगे के लिए भी छोड़े जाएंगे, आगे के लिए भी कुछ मात्रा में बाकी रहेगा, कुछ मात्रा में, समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, समझ पा रहे हो नहीं, कैल्शियम, जो भी आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, समझ पा रहे हो, NaCl वगैरह, ये सब को इसमें भेज दिया जाएगा, किसमें भेज दिया जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हिल्ले। अब क्या किया जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हिल्ले में भी बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। अब सोचो इनको एब्जॉर्ब करके आखिर कहाँ भेजा जा रहा है, अरे भाई यहाँ पे भेजा जा रहा है, वासा रिक्टा में। भी हमने बताया ना, इस तरीके से चारों तरफ से रुधिर वाहिनियां आपस में इस पूरे नेफ्रॉन को क्या की हुई है, लपेटे हुई है। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो, इसको हम वासा रिक्टा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वासा रिक्टा, मतलब ब्लड कैपिलरी स्कूल मिला करके। इसमें इनको एब्जॉर्ब कर करके, अवशोषित कर करके, समझ पा रहे हो कि नहीं, एब्जॉर्ब कर करके, अवशोषित किए कर करके इसमें भेज दिया जा रहा है, एब्जॉर्ब करके इसमें, समझ पा रहे हो कि नहीं, खींच खींच करके कुल मिला करके वासा रेक्टा में भेज दिया जा रहा है, उसको भेज दिया जा रहा है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एकदम सिंपल, यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे सबका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मैक्सिमम मैक्सिमम। और जितना मात्रा में वाटर रहेगा, आपको पता है आप कितने ज्यादा पानी पीते हो दिन में, सोचो कितना लोटा पानी पी ले जाते हो, समझ पा रहे हो? निकलता कितना है, 1 से 1.5 लीटर के आसपास। सोचो पनिया कहाँ गया, अरे पनिया जरूरी था हमारे शरीर में, पनिया को अवशोषित करना जरूरी था, पानी को एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी था, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया, समझ पा रहे हो, अगर नहीं एब्जॉर्ब किया गया होता, समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, बहुत बड़ी परेशानी हो जाती, पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऊपर पचयी क्रियाएं नहीं सही से चल पाती, नहीं ठीक से चल पाती, जिसकी वजह से उनको एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी था, समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से सबको क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, सबकी वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, अवशोषित किया गया, वाटर को एब्जॉर्ब कर करके कहाँ पे भेजा जा रहा है, सब चीजों को, जो भी आवश्यक चीजें हैं, ग्लूकोज को, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, यानी कि यहाँ पर पहुँचते 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 कुल मिलाकर के डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुँचते पहुँचते सभी आवश्यक पदार्थ को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, सभी आवश्यक पदार्थों को अवशोषित किया जा चुका होता है, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, समझ पा रहे हैं, सबको एब्जॉर्ब कर लिया होता है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते DCT में, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में, है ना। फिर आगे लास्ट में सबको कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाता है। अब कलेक्टिंग डक्ट में समझ पा रहे हैं, लास्ट में फिल्ट्रेट बनता है, जो छना हुआ पार्ट, जो भी अशुद्धियां होती है कुल मिलाकर के, उनको मतलब कि जिसको यूरिन कुल मिलाकर बोलते हैं, वो चीजें आपकी बची हुई होती है, जिसको कोई उपयोग नहीं बॉडी में, कोई इसका रोल ही नहीं, कुल मिलाकर के खराब चीजें, तो सबको छान के, जो भी जरूरी, जो भी अच्छी चीजें थी, सबको अवशोषित कर लिया गया। और अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी, ध्यान से देना, पीसीटी से लेकर के कहाँ तक, पीसीटी में हुआ, असेंडिंग लूप ऑफ हिल्ले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिल्ले में हो रहा है, समझ, डीसीटी में भी हो रहा है कुछ मात्रा में, पीसीटी में हुआ, पीसीटी में जैसे बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का इस सब का एब्जॉर्प्शन हुआ। असेंडिंग में कैसे, भाई असेंडिंग में किन का एब्जॉर्प्शन हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का, ग्लूकोज का, फिर यहाँ पर भी आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहे, यहाँ पर भी एब्जॉर्ब किए गए, समझ पा रहे हो कि नहीं, कुछ मात्रा में यूरिया को भी एब्जॉर्ब किया जाता है, बहुत जरूरी था, थोड़े मात्रा में, ऐसा मत सोचना पूरे यूरिया को, अब यूरिया तो यूरिन में भी है, समझ पा, जो कि जहर, उसको बाहर करना है कैसे ना कैसे करके, उसको फिर किसमें भेज दिया जा रहा है, लगभग 1 से 1.5 लीटर का आसपास, थोड़ी मात्रा में, जो भी बना है फिल्ट्रेट हमारा, उसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से फाइनली किस में भेज जाएगा, हाँ ना, किस में भेज जाएगा डियर स्टूडेंट, किस में भेजा जाएगा, समझ पा रहे हैं, यूरेटर में, और यूरेटर के जरिए कहाँ से चला जाएगा, यूरेटर के जरिए कहाँ पे भेज दिया जाएगा, इसको यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्राशय में उसको भेज दिया जाएगा। अब मूत्राशय में भेजने के बाद, समझ पा रहे हो कि नहीं, मूत्राशय में भेज देने के बाद मूत्राशय पूरा भर जाएगा यूरिन से, भरने के बाद ये क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा, समझ पा, क्योंकि यूरिन भर गया। अब क्या होगा, अब तुम्हारा
समझ पा रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब तुम्हारा नर्वस सिस्टम ब्रेन सूचना देगा, तुरंत सूचना देगा, अब यूरिन को बाहर करो, यूरिन को बाहर निकालो, समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से जब यूरिन तुम बाहर कर देगो तब ये क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, कंट्रैक्ट होगा तो यूरिन बाहर निकल जाएगा, समझ, मूत्र बाहर त्याग दोगे। सिंपल पत्र है, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी, एकदम सरल सी कहानी है। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, एकदम सिंपल। अरे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो, तब भी एक बार फिर से देखो, सिंपल सा बात। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अपने टाइटियो से ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है, गुच्छे के जैसे रचना में, फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है, जो भी ब्लड में जो भी आवश्यक चीजें हैं, मतलब छाननी के तरीके से काम किया जा रहा है, कुल मिलाकर के। जैसे चाय नहीं छानते हो, चाय से भी ज्यादा बारीक सोचो, एकदम बारीक चीजों को छान लिया जा रहा है, एकदम बारीक से बारीक। अब जो भी चीजें समझ रहे हैं, ये समझ, ग्लोमेरुलस जो है, जो भी आवश्यक चीजें था उसको छाना ही नहीं, उसको भी भेज दिया, समझ रहे हो, ग्लूकोजो को भेज दिया, जिसको बोल रहे हैं प्रोटीन वोटीन सबको भेज दे रहा है, और सबको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, आगे चल पीसीटी, पीसीटी से असेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, डीसीटी जिसको बोल रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग डीसीटी, सब एब्जॉर्ब मिलकर कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरी वासा रेक्टम में भेज दे रहे हैं, और लास्ट में जो भी अशुद्धियां बची रहेंगी, जो भी फिल्ट्रेट मिलेगा उसको यूरिन के रूप में बाहर भेज दिया जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। है ना, आई होप आपको चीजें डियर स्टूडेंट समझ में आए होंगे, समझ पा रहा, पूरा स्क्रिप्ट सिस्टम एक वीडियो में समाप्त हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके बताना। एक चीज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, मतलब कि आपको जान के बहुत आश्चर्यजनक लगे, मतलब आपको पता भी होगा, देखो आपकी यूरिन में किसकी मात्रा, यूरिया की मात्रा है ना। अब यूरिन की जो बदबू आती है कैसी आती है, देखना, अमोनिया की तरह गंध आती है, क्योंकि अमोनिया को यूरिया में बदला गया है, और ये यूरिया इतना खतरनाक जहरीला पदार्थ है, अमोनिया को मिलाकर के जो यूरिन कर देते हैं यूरिया के फॉर्म में, एक दीवार पे अगर करते हैं तो दीवार भी गिर जाता है पूरा, इतनी क्षमता होती है इसकी, क्योंकि कुछ दिन बाद वही यूरिन अमोनिया बदल जाता है। शुरुआत में गंध नहीं आता यूरिन करने के बाद, सोचो जहाँ पे यूरिन किया जा रहा है वहाँ पे गंध नहीं है, कुछ दिन बाद देखो बहुत बदबू आएगा, और वही यूरिन का बदबू कहाँ पे आता है, तुम्हारे यूरिया में आता है। यूरिया जो लाते हो खेत में छिड़कते हो, खेत में डालते हो, है ना, उसी के जैसा। आई होप आपको एक एक चीज़ें काफ़ी डिटेल में, इसके अलावा जब कोई किसी को डायबिटीज होता है, शुगर की बीमारी होती है, तो उसके यूरिन के साथ साथ, समझ पा रहे हो ना, उसकी यूरिन में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह से यूरिन में ग्लूकोज निकलता है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो व्यक्ति यूरिन पास करता है, जहाँ पे यूरिन करता है वहाँ पे चीटियाँ लग जाती हैं, जिससे पता चल जा सकता है कि, समझ पा रहे हो, उनको डायबिटीज हो गया, मधुमेह की बीमारी हो गई, चीटी लग जाती है, मीठा होता है जिसके कारण, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, हमने एक वीडियो में पूरे स्क्रिप्टिंग सिस्टम को रगड़ डाला, समझ पा रहे हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करना, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। आज के लिए इतना करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना थोड़ा सा एक दोस्त के पास, और अच्छा रहेगा माय डियर स्टूडेंट, समझ पा रहे हो, आपके लिए चीज़ें काम कर रहे हैं। 10 बज के ज़्यादा हो रहा है, 11 बज गया है, देखते हैं कितना बजा, 11 बजने के आसपास, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा देखते हैं, आपको बस ऐसे लगता है इसे वीडियो बना दीजिए, देखो 11 बज गया है इसे, समझ पा रहे हो। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझ में आएंगी। आज के लिए इतना करते हैं, देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ माय डियर स्टूडेंट्स।